हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फैला दीजिए इसे आग की तरह अपने अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स और दोस्तों तक और चाहिए तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को फायदा मिल सके। कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। वक्त ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आपको समय रहते समय रहते आपको समझदारी दिखानी होगी। समय के बीच में आपको तालमेल बिठाना है, क्योंकि समय और समझदारी होती है दोनों एक साथ नहीं आते हैं। लेकिन जिन लोगों में समय और समझदारी होती है एक साथ आ जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को पा करके अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जब आपके पास समय रहता है तो समझदारी नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास समझदारी आती है तब तक समय चला जा चुका होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डील करेंगे आज अपने कोलेरा के बारे में कि कोलेरा क्या होता है, कोलेरा क्यों फैलता है, किसका है पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस कैसे करते हैं, सभी के बारे में डील करने वाले हैं। तो कोलेरा के बारे में अपन क्विक रिव्यू लेते हैं। तो कोलेरा भी क्या होता है, कोलेरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। क्योंकि यहाँ पर कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ पर विब्रियो कोलेराई का आपने नाम सुना होगा। विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई होता है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। विब्रियो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कोलेराई के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा 18 to 72 आवर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो केवल 18 से 72 घंटे का, या बात करें मैक्सिमम 1 से लेकर के 5 डेज तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात है। इंक्यूबेशन पीरियड में 18 आवर से लेकर के 72 आवर्स तक का देखने को मिलेगा, 1 to 5 डेज तक का देखने को मिल सकता है। बात करें पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोलेरा, तो विब्रियो कोलेरा क्या होता है, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या है, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इसको किसने खोजा था, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा की डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी इसकी भी आपके जिसके माइकोबैक्टीरियम की डिस्कवरी करे उसी ने इसकी डिस्कवरी करी। तो रॉबर्ट कॉच ने इसकी डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया, इस बेसिलाई को या इसका जो विब्रिया है बैक्टीरिया है इसको डिस्कवर किया। कब इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में भी अगर पूछे तो इसको डिस्कवर किया था 1885 में, 1885 में इसके डिस्कवरी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एक क्या करता है, ये एक एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। और एंडोटॉक्सिन को कौन सा एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा, यहाँ पर ये क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, एंटेरोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक टॉक्सिन रिलीज करता है और उस टॉक्सिन का नाम है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है, तो यहाँ पर ये मेनली जो रिलीज करने वाला है वहां पर क्या कौन सा टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि डिस्कवरी किसने करी थी। तो डिस्कवरी करी इसकी भाई साहब रॉबर्ट कोच ने। अब रॉबर्ट कोच को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट कोच का नाम है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे, रॉबर्ट कॉच। लेकिन बात करें यहाँ पर अगर मान लीजिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो यहाँ पर
माइक्रो बायोलॉजी के फादर, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी होता है, वो नाम दिया जाता है किसको? लुईस पास्चर, जो कि लुईस पास्चर थे, उनको फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन बात करें बैक्टीरियोलॉजी के फादर की, तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच का नाम दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, इससे वेब्रियो कोलेराई एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और टॉक्सिन कौन सा रिलीज करेगा? तो यहाँ पर एंटेरोटॉक्सिन नामक टॉक्सिन को एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है। ईआई टॉक्सिन या एंटेरोटॉक्सिन ये रिलीज करता है। तो आगे बात करने वाले हैं, अब ये एंटेरोटॉक्सिन जाकर के कहां पर एक्ट करता है? तो ये एक्ट करेगा, किस पर एक्ट करता है? इट एक्ट ऑन द CAMP सिस्टम। CAMP सिस्टम पर जाकर के ये एक्ट करता है। CAMP का मतलब होता है साइक्लिकल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पर जाकर के ये क्या करता है? एक्ट करेगा। तो अगर आप CAMP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिकल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये किस पे कैसे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करेगा CAMP सिस्टम पर, जो कि प्रेजेंट होता है। CAMP सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लेयर ऑफ द इनर लाइनिंग ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहां पर ये पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाएगा? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर मोस्ट या इनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग पर यह पाया जाता है। तो यहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा साइक्लिकल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। कहां पर होता है? तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर पाया जाता है। और एंटेरोटॉक्सिन किस पे एक्ट करता है? तो CAMP सिस्टम पर एक्ट करेगा। साइक्लिकल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिस्टम पर यह क्या करता है? जाकर के एक्ट करता है, जो कहां पर पाई जाती है? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग पर पाया जाता है। अब ये क्या करता है? अक्यूट वाटरी डायरिया करवाता है, जो कन्वर्ट हो जाती है इजीली एपिडेमिक में। तो ये क्या है? यहां पर कोलेरा क्या होता है? कोलेरा का मतलब होता है कि ये क्या है? एक अक्यूट बैक्टीरियल क्या होती है? डायरियल डिजीज होती है, जिसमें अक्यूट डायरिया होता है, जो कि क्या हो जाएगा? विच कन्वर्ट इजीली इन एपिडेमिक, जो कि मेनली जल्दी से इजीली किसमें? एपिडेमिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको नोटिफाई किया जाता है। तो जैसे ये क्या होता है, अगर कोई केस मिलता है कोलेरा का, तो सबसे पहला काम होता है कि इसको नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट में ये शामिल होता है। तो इट नोटिफाई लोकली, आपको क्या करना है? नोटिफाई करना है नेशनली और इंटरनेशनली। लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली इसकी क्या देनी है? आपको नोटिफाई करना रहता है। अब नोटिफाई कब कब करना है? तो फर्स्ट 24 आवर्स में सबसे पहले आप, जैसे ही आपको कोलेरा का पता लगता है, कोलेरा के मरीज का, कि यहाँ पर कोलेरा का केस है, वहां पर आपको लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली क्या करना होता है? नोटिफाई करना होता है। कब करना है? तो फर्स्ट 24 आवर्स में नोटिफाई करना है, और वीकली, उसके बाद में वीकली उसकी क्या करनी है? रिपोर्टिंग देनी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है? इजीली एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको नोटिफाइबल लिस्ट की जो डिजीज होती है उनमें रखा गया है। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर था, उसको यूज कर लिया है। तो परमानेंट मार्कर को यहाँ पर मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा स्प्रीट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता नहीं था परमानेंट मार्कर, मैंने इसे यहाँ पर यूज कर लिया है। तो इसको वाइप करने के लिए आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस कारण मैं
फिर भी जोश जुनून और जज्बे में किसी तरीके का आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जिसके थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो बात करते हैं मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो मेनली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा आपको, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से देखने को मिलेगा। तो वहां पर मेनली क्या होगा, वाटर के थ्रू ये मेनली फैलता है। तो मेनली क्या होता है, कोलेरा फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से फैल सकता है, तो इसका ट्रांसमिशन होगा वो फीको ओरल रूट देखने को मिलेगा, जहां पर फीको का मतलब होता है स्टूल के थ्रू, ओरल कैविटी से ये फैल सकता है। तो यहाँ पर इसे फीको ओरल रूट के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे उसके बाद में कि यहाँ पर एमओटी क्या होगा। तो एमओटी में मेनली फीको ओरल रूट से ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपने इंक्यूबेशन पीरियड की बात करी थी। तो आईपी होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 आवर्स जो 72 आवर्स देखने को मिलेगा, 18 से 72 घंटे का देखने को मिल सकता है, या 1 से 5 दिन तक का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर कि वाटर होता है मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो फीको ओरल रूट में मेनली क्या होता है, जो वाटर होता है मोस्ट कॉमन, वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, फीको ओरल रूट से ये मेनली ट्रांसमिट होता है। बात करते हैं अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसका साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 फेज होती है। इसकी जो फेज के बारे में बात करें तो 3 इसमें फेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज होती है इवैक्यूएशन फेज होगा। अब इवैक्यूएशन फेज में क्या देखने को मिलता है मेनली, तो इवैक्यूएशन फेज में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में अक्यूट वाटरियल डायरिया होता है। तो यहां पर आपको पेशेंट में सबसे पहले अक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। अक्यूट वाटरी डायरिया में क्या होता है, यहाँ पर पर्सन को मोर देन 40 टाइम्स डायरिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्टूल पास आउट करेगा 40 बार से ज्यादा या मोर देन 40 टाइम्स देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो स्टूल होता है, यहाँ पर कल भी अपन ने पढ़ा था स्टूल कैसा होगा, तो यहाँ पर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर राइस का वाटर होता है उस तरीके का स्टूल देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 40 टाइम्स देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पेशेंट को क्या होगी, वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो पेशेंट को इसके साथ में वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं सेकंड स्टेज के, तो सेकंड स्टेज होगा वो कोलैप्स स्टेज होती है। अब कोलैप्स स्टेज होगा और कोलैप्स स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से पर्सन होगा वो किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाता है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स फेज में या कोलैप्स स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट है वो इवैक्यूएशन में क्या हो गया, फेज द फेज ऑफ द कोलैप्स ड्यू टू द इवैक्यूएशन में क्या हुआ कि वहां पर बुरी तरीके से डायरिया हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, उसकी वजह से उसको कोलैप्स फेज देखने को मिला। वो फेज थी वो कोलैप्स में पहुंच गया। इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आईज सनकन आइज देखने को मिलेगी, पूरी तरीके से सूखी सूखी आंखें हो जाएगी और बिल्कुल आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, सनकन आइज देखने को मिलेगी। होलो चिक देखने को मिल सकता है, होलो चिक्स देखने को मिलेगा। होलो चिक का मतलब होता है कि जो चिक्स होते हैं उनमें डिंपल पड़ जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके का अगर फेस देखने को मिल सकता है जिसमें कि डिंपल हो जाते हैं चिक में, तो उसे होलो चिक के नाम से जाना जाता है। अनरिकॉर्डेबल बीपी देखने को मिलेगा, यहाँ पर अनरिकॉर्डेबल
बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है वो अनरिकॉर्डेबल देखने को मिलेगा। बीपी की रीडिंग है वो इसका रीडिंग नहीं लेगी, क्योंकि वहां पर सीवियर कोलैप्स हो चुका है। पर्सन है वो किस में जा सकता है, यहाँ पर पर्सन शॉक में जा सकता है, या फिर उसको स्किन की इलास्टिसिटी की बात करें तो उसका जो एब्डोमेन की बात करेंगे तो एब्डोमेन होगा स्केफोइड, एब्डोमेन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्केफोइड एब्डोमेन होगा। स्केफोइड का मतलब होता है पूरी तरीके से लटका हुआ एब्डोमेन होगा, जहां से आप पकड़ोगे वहां से खींच करके चला आ जाएगा। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होगी स्किन की वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती है। तो लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस देखने को मिलेगा। पर्सन होगा पूरी तरीके से लिथार्जी हो जाएगा, बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा। एक्टिव लेस हो जाता है, बात करें यहां पर कि एक्टिव लेस हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा। वीक और थ्रेडी पल्स, जो पल्स है वो वीक एंड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी। और इसके साथ में क्या हो जाएगा, अब शॉक है तो उसको कंपनसेट करने के लिए टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या लगेगी, बार बार में थर्स्ट लगेगी, प्यास लगेगा और ड्राई स्किन हो जाती है। स्किन होगी कैसी हो जाएगी, ड्राई ड्राई हो जाएगी, सूखी सूखी अगर किसी में स्किन देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें मेनली एक साइन देखने को मिलेगा कि उसके हैंड एंड फीट होते हैं, हैंड एंड फीट लाइक वॉशरमैन हैंड हो जाएंगे। वॉशरमैन, जैसे अगर कोई मान लीजिए सारे दिन आपने अगर कपड़े धोए होंगे तो वॉशरमैन हैंड एंड फिट हो जाते हैं। तो ये मेनली वॉशरमैन हैंड एंड फिट देखने को मिलता है। अब वॉशरमैन हैंड एंड फिट का मतलब क्या होता है, वॉशरमैन हैंड एंड फिट का मतलब होता है कि जब भी आप लगातार लंबे समय तक कपड़े धोते हैं तो उनको कपड़े धोते धोते आपके हाथ बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, रूखे सूखे ऐसे हो जाते हैं। उस तरीके के हाथ और पैर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वीक और थ्रेडी पल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन है कोलैप्स में है, वहां पर उसका वॉल्यूम था फ्लूइड का वो बहुत कम हो चुका है, उसकी वजह से पल्स है बिल्कुल लो पल्स हो जाएगी, लो वॉल्यूम पल्स होती है। इसे वीक और थ्रेडी पल्स के नाम से जानते हैं। शॉक हुआ है तो शॉक को कंपनसेट करने के लिए पल्स होगी वो बढ़ी हुई होगी, तो वहां पर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। होलो चिक देखने को मिलता है, जहां पर चिक में गड्ढे पड़ जाते इसको पॉइंट होगा, लटका हुआ होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन है तो उसका जो स्किन को पिंच करते हैं वो कहां से करेंगे, तो वहां पर आपको मेनली एब्डोमेन से स्किन को पिंच करके उसका पता लगाना होता है। अब पर्सन में अगर मान लीजिए फ्लूइड का लॉस है तो उसको थ्रस्ट लगेगी, पॉलीयूरिया की जगह एन्यूरिया हो जाएगा। बात करते हैं सनकन आइज देखने को मिलेगी, सूखी और धसी हुई आंखें देखने को मिलती है। बीपी होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा, अनरिकॉर्डेबल देखने को मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हैं थर्ड फेज में, तो वहां पर रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी होगी वहां पर देखने को मिलती है। तो ये जो थर्ड स्टेज होती है रिकवरी स्टेज, ये कब आती है, तो यहाँ पर कब देखने को मिलेगी, तो 4 to 7 डेज के बाद में देखने को मिलती है। आफ्टर 4 to 7 डेज के बाद में आएंगे रिकवरी फेज, में ऑल वाइटल होंगे वो नॉर्मल आ जाएंगे, रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। सभी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो वापस से नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाते हैं। तो पेशेंट वाइटल रिवर्ट टू नॉर्मल आ जाएगा। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेज है रिकवरी। रिकवरी स्टेज के नाम से जानते हैं, कब आती है, तो आफ्टर 4 to 7 डेज ये देखने को मिलेगा। 4 से 7 दिन के बाद में देखने को मिलती है। 4 to 7 डेज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, ऑल वाइटल्स रिवर्ट टू नॉर्मल, सभी वाइटल से वो वापस से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाते हैं। तो वापस से पूरी तरीके से ये क्या होने लग जाएगा, पेशेंट है वो रिकवर होने लग जाता है। अब जब पर्सन रिकवर होगा उसका जो वाटरी डायरिया था वो बंद होगा,
वॉमिटिंग बंद होगी तो वापस से उसमें फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और जैसे ही फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके धीरे धीरे सभी साइन एंड सिम्टम होंगे और रिजॉल्व होते चले जाएंगे, और पर्सन होगा वापस से उसके जो भी वाइटल ऑर्गन डिस्फंक्शन हुए थे, ऑर्गन डिस्टरबेंस हुआ था, वो वापस से ठीक हो जाता है। अब इसमें डेथ कब देखने को मिल सकती है, तो ये क्वेश्चन आपको स्टार मार्क लगा करके नोट करना है कि डेथ इन सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज कौन सी थी, तो कोलैप्स स्टेज में डेथ देखने को मिल सकती है। कोलैप्स स्टेज में डेथ क्यों देखने को मिलेगी, तो ड्यू टू द डेथ इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ वाइटल्स, कोलैप्स ऑफ वाइटल ऑर्गन के कोलैप्स होने की वजह से वहां पर डेथ देखने को मिल सकती है। या फिर बात करें हाइपो वोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से वहां पर डेथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो हाइपोवोलेमिक में मेनली आपको आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होता है। तो आईवी फ्लूइड एंड क्या करना है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर बैलेंस करना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं ताकि उसका वापस से क्या हो सके, वो वापस से रिवर्ट होकर के नॉर्मल आ सके। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की या डायग्नोसिस की बात करें तो किस तरीके से इसका डायग्नोसिस करना है, तो डायग्नोसिस में अपन को सबसे पहले देखना है कि डायग्नोसिस किस तरीके का करेंगे। तो बैच सैंपल होता है डायग्नोसिस के लिए, वो कौन सा होगा, बैच सैंपल फॉर डायग्नोसिस के लिए जो बैच सैंपल होता है वो होता है यहाँ पर स्टूल का कल्चर कराना है। तो स्टूल कल्चर करवाओ, और यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो डिपस्टिक मेथड का यूज किया जाता है। ये उसका कल्चर करवाने के लिए डिपस्टिक मेथड को यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, स्टूल कल्चर करवाएंगे, डिपस्टिक मेथड यूज करते हैं, रेक्टल स्वैब ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, रेक्टल स्वैब ले सकते हैं, या फिर कैथेटर डाल करके कैथेटर म्यूकोसल लेआइनिंग को क्या कर सकते हैं, रेक्टल स्वैब विद द कैथेटर डाल करके क्या निकाल सकते हैं, वहां से म्यूकोसल दे सकते हैं। सैंपल आपको, अब जब आपने सैंपल ले लिया तो सैंपल को शुड बी टेकन बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक देने से पहले क्या लेना है आपको, एंटीबायोटिक जब भी आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको स्टूल का सैंपल लेना होता है, और इसमें को क्या करना होता है, तो सैंपल को उसके बाद में लेने के बाद में सैंपल कंटेनर को क्या करके रखना है, सैंपल कंटेनर को शुड बी कैप्ड, उसको क्या करना है, कैप्ड करके रखना है, उसको कैप करना है। कैप करने के बाद में यहाँ पर आपको कौन सा यूज करते हैं, तो सैंपल कलेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, कौन सा मीडिया यूज करेंगे, तो यहाँ पर वीआर मीडिया का यूज करते हैं। अब वीआर मीडिया क्या है, तो आपको एक साउथ के पिक्चर के हीरो का नाम बताते हैं, वेंकट रमन रामाकृष्णन, वेंकटरमन रामाकृष्णन के नाम से इसको जानते हैं, या फिर इसे नाम दिया जाता है कैरी ब्लेयर मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आप सैंपल कलेक्ट करोगे किसमें मीडिया, किसमें कौन सा मीडिया होगा, तो वहां पर वीआर मीडिया, वेंकटरमन रामाकृष्णन या फिर कैरी ब्लेयर मीडिया के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर इसको यूज करेंगे। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, किसका मैनेजमेंट क्या होगा, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टूल के
करेक्टर को नहीं भूलना है कि राइस वाटर स्टूल किसमें देखते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कोलेरा में। कल अपन ने पढ़ा था टाइफॉइड किसमें, टाइफॉइड में कौन सा देखते हैं, तो पीस ऑफ डायरिया होगा। बात करें इंटरसेप्शन की तो वहां पर रिकरेंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर हिरसुटस्प्रंग डिजीज या फिर एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन में रिपल लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। जॉन्डिस में क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलता है। बात करते हैं कोलेरा के मैनेजमेंट पे आ जाइए कि कोलेरा हो गया तो इसका मैनेजमेंट क्या करना है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी कोलेरा का कोई केस होता है तो उसको डायग्नोसिस करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट एक्शन होता है कि उसका सबसे पहले क्या करो, अर्ली डायग्नोसिस करना है। तो मैनेजमेंट में क्या करो, सबसे पहले तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है। अब अर्ली डायग्नोसिस करने के बाद उसको नोटिफाई करो, नेशनली इंटरनेशनली उसका क्या करना है, नोटिफाई करना है फर्स्ट 24 आवर्स में, और फिर बाद में वीकली बेसिस उसके रिपोर्ट देनी होती है। अब जो बात करते हैं बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर की, तो हेल्थ एजुकेशन देनी है, एनवायरमेंट सैनिटेशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन देनी है। बात करें बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करना है। तो यहां पर बेस्ट मैनेजमेंट स्टडी में क्या करोगे, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या करो, रिप्लेस करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। जब भी आंसर आएगा तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी होती है, तो आंसर देना है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन को आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इन चिल्ड्रन, ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी, अगर कोई बच्चा है या फिर भाभी जी है प्रेगनेंसी में या चिल्ड्रंस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है तो किसको मानोगे आप कोलेरा में, आंसर देना है एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द कोलेरा इन चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी में होती है। बात करें अगर कोलेरा का प्रोफाइलेक्सिस करना है, कोलेरा प्रोफाइलेक्सिस करना है, तो कोलेरा का अगर प्रोफाइलेक्सिस करना चाहते हो, कोलेरा को होने से रोकना चाहते हैं, तो वहां ड्रग ऑफ चॉइस होगी टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन होती है। यहां से दो क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। पहला तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा, सेकंड आता है ड्रग ऑफ चॉइस में अगर कोलेरा के ड्रग ऑफ चॉइस की बात पूछी जाए, सिंपल सा क्वेश्चन देखकर तो डॉक्सीसाइक्लिन आंसर करना है, लेकिन उसमें मेंशन कर दिया जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा इन चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी एजिथ्रोमाइसिन को आंसर देना है। बात करें प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो टेट्रासाइक्लिन आंसर मानना है। लेकिन यहाँ पर क्या आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस नहीं किया जाता है, तो मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस इज नॉट एडवाइज्ड इन कोलेरा। तो एक और यहां पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस आर नॉट एडवाइज्ड इन कोलेरा। कोलेरा में क्या नहीं करना है, मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस नहीं करना होता है। तो मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस आर नॉट एडवाइज्ड इन द कोलेरा में किसी तरीके के मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस की आवश्यकता नहीं होती है। कि डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास, तेरा हौसला देखकर। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम के, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम के। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम के, वो ऊंचाई किस काम के। तो यहाँ पर कि जो वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो मैं चलना भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं रास्ता भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं सूरज डूब करके निकलना भी जानता हूं। मुझे मौम समझने की भूल मत करना कि मैं झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं। तो सूरज जिस तरीके से शाम को ढल करके सुबह वापस उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ सुबह सुबह निकल आता है, उसी तरह आप भी अपने जोश जुनून और जज्बे के साथ, तब तक आपका जोश जुनून ठंडा नहीं होना चाहिए जब तक कि आप अपनी मंजिल, जो आपने मंजिल की
या लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक आप नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको रुकना थकना नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, कल आपको नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही है तो, लेकिन अपन झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यूटी में मेहनत करना होता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता की सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारा मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो यहाँ पर आपको अपना मंजिल टारगेट है या लक्ष्य है, अपने आप को खुद को चूज करना होता है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक डाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको कि क्रूर छल का भरोसा नहीं, कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो ये कुमार विश्वास के 4 लाइनें थी आपके अंदर भीतर जोश जुनून और जज्बा पैदा करने के लिए। अपने आप को अपने दिल से, अपने मिट्रल वाल से आवाज लानी है कि आप अगर आज बढ़ना चाहते हो तो आज का काम आपको आज ही करना है। जिसने किया कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज, उसने किया राज। तो आज का काम आज को आज ही करके दिखाना है। तो जीना कि भास्कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, लौटे हुए बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें दुनिया कहे पागल आशिक आवारा, पर याद रखना इस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसीलिए आप अपने के साथ में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को व्यतीत करिए और अपने जो टारगेट सेट किया है उसके लिए आपको अपने निरंतर उसके लिए क्या करना है, प्रयास करना है। तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इसी वीडियो तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन और वैकेंसी का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।